हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड, जिसके बारे में शायद आप सब जानते ही हैं कि ये स्टॉक कैसा है। कुछ 6 महीने पहले इसने कितना बड़ा रिटर्न दिया था और किस तरह से ये भाग रहा है या किस तरह से डूब रहा है, आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। इस स्टॉक को क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। ज्वाइनिंग बटन इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन में भी फॉलो बिल्कुल करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक और ग्रो की लिंक मिलेगी, उसको जाके बस आपको क्लिक करना है और आपको उससे डीमेट अकाउंट बनाना है, जिससे आपको 100 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। आपको पता ही होगा ये अनिल अंबानी सर की कंपनी है, जैसे कि आप सबको पता है। और ये शायद उनकी कंपनीज में से एक कंपनी होगी जो प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज सारी कंपनीज अनप्रॉफिटेबल है, सारी की सारी लॉस बुक करती है हर साल, ईयर बाय ईयर बेसिस पे। पर ये कंपनी पिछले क्वार्टर तक तो प्रॉफिट बुक कर रही थी। इस क्वार्टर की बातचीत करेंगे, क्या कंपनी कैसे कर रही है, सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक नॉर्मल एनालाइज करने के लिए उनके वेबसाइट पे, उसके बाद टेक्निकल एनालाइज करेंगे चार्ट पे। तो पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे आप देख ही सकते हैं कंपनी के कहाँ-कहाँ काम है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी सबसे पहले ग्रीन एनर्जी पे भी काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उनके जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल कोल पे है, गैस पे है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक। तो इनका जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है वो अभी नया है। हम बात करते हैं डायरेक्टली सोलर एनर्जी की और ग्रीन एनर्जी वाले की। तो सोलर एनर्जी को जो है हम चेकआउट करते हैं, विंड एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर सही में है भी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 मेगावाट ही ये इनके दो जगह सोलर पैनल हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं। एक राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दुरसार में इनका सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड करके है। तो इन दोनों जगह की ये संभालते हैं। तो एक जगह 125 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, एक जगह 40 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। कंपनी काफ़ी पुरानी है उस हिसाब से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विंड में भी कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ करते नहीं है, सिर्फ 45 मेगावाट का ये काम करते हैं। यहीं पे अगर सुजलोन एनर्जी की बात करी जाए तो वो इनसे बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, इनके बाद वो मार्केट में आए हैं, पर इनसे ज़्यादा आगे हैं, चाहे वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा हो या कैसे भी चल रहा हो, पर फंडामेंटली इनसे अच्छे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स जो इनकी वेबसाइट पे दिखाए गए हैं वो काफ़ी कम है। वहीं पे हम चलते हैं टेक्निकली पे हमें देखने के लिए मिलेगा एक कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आर पावर के नाम से पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। वहीं पे बात करते हैं एक बेहतरीन चीज़ की, तो इसका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशनल है वो भी रिलायंस पावर लिमिटेड है। और जो फाउंडेड, मतलब ये कंपनी कब बनी थी, तो 1995 में बनी थी। और जो एनएससी सिंबल है आर पावर है, आप सबको पता ही होगा। वहीं पे हम चलते हैं थोड़ा और आगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या इसके सारे स्टॉक्स हैं। 52 वीक का अगर लो देखा जाए तो 3 रुपए का था, और सबसे हाई जो देखा जाए 6 महीने पहले टच करा था, ये था 18 रुपये 25 पैसे। कंपनी ने यहाँ से 25 पैसे का लॉस दिया है लोगों को। एक बड़ा लॉस नहीं है, पर हाँ एक लॉस तो है, 1% 1.5% का लॉस है। वहीं पे बात की जाए मार्केट कैप की, तो स्मॉल कैप कंपनी है। और इंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो इंटरप्राइज वैल्यू सिर्फ 12,000 करोड़ की है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, मतलब फंडामेंटली सही लगी कि हाँ एक छोटी कंपनी देखने में लग रही है और काफ़ी प्राइस भी सही है। शेयर मार्केट में 340 करोड़ के शेयर मार्केट में सर्कुलेटेड हैं। पी रेशियो 0 है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, फीस वैल्यू 10 है और बुक वैल्यू जो है 27 है। तो बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रही है। तो एक हिसाब से ये इस पॉइंट पे जाने के चांसेस इसके आगे की फ्यूचर के लगते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। वहीं पे अब बात करी जाए अब बिल्कुल ही फंडामेंटल डीपली एनालाइज की, तो बात करते हैं कैश की। तो 6 करोड़ का कैश कंपनी पे है और 6,000 करोड़ का उधारी कंपनी पे है। 24% की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी पे। और ईपीएस अभी अर्निंग पर शेयर जो है वो नेगेटिव चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी
मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव चल रहा है। आरओई कंपनी का बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वाला कम है 0.62%। वहीं पे आरओसी की बात करी जाए तो 3.07%, जो कि कम है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का सही है, प्रॉफिट ग्रोथ 114% के करीब करीब है। वहीं पे बात करते हैं कि कंपनी की ओनरशिप है, स्टेबल चल रही है। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि आप देख सकते हैं बुक वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड कर रही है। और बात करी जाए फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियली थोड़ा एवरेज है, पर हाँ ये बात अच्छी है कि फाइनेंशियल पुअर नहीं है इसका। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कंपनी कैसा वर्क कर रही है। तो आप चार्ट देख सकते हैं, 636% का रिटर्न दे चुकी है, काफ़ी मल्टीपैगर रिटर्न दे चुकी है एक साल के अंदर ये। वैसे वहीं में बात करी जाए कंपनी का पी चार्ट जो है वो 0 0 ही दिख रहा है, और पीवी चार्ट एज सिमिलर एज द ईयरली बेसिस चार्ट ऑफ द कंपनी। हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि पीयर कंपैरिजन में कहाँ पे आती है कंपनी। पीयर कंपैरिजन में छठे नंबर पे ही देखने के लिए मिलेगी। इससे अच्छी तो जेपी पावर वेंचर ही आ गई इससे ऊपर, जिसका पी रेशियो कम से कम वर्किंग में तो है, ईपीएस भी अच्छा है, पॉजिटिव है, और आरओई भी उसका सही है, इससे तो काफ़ी अच्छा है। और पीएस काफ़ी सबका स्टेबल है, और इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये कंपनी का जो है मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। वहीं पे प्राइस की बात करें तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीवी की बात करें तो वो कम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है। पीई चार्ट 0 है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। पर ईपीएस की जो बात करी जाए ना, वो नेगेटिव है, और वो जो नेगेटिव है ना, उस चीज़ को अगर हम बात करें एक पेनी स्टॉक के हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कंपनी 1995 की है, तो थोड़ी बहुत इस टोन पे आ जाता है कि कंपनी इतने साल से है और ईपीएस अभी भी नेगेटिव चल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत की बात आती है। आरओई परसेंटेज कम है और आरओसी परसेंटेज कम है, ज़्यादातर पेनी स्टॉक में यही देखने के लिए मिलता है, तो इसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक साल का है 27% नेगेटिव, 3 साल में 4% नेगेटिव, और 5 साल में 6.98% नेगेटिव। तो ये बात करी जा सकती है कि इसमें कि ये 5 साल में ज़्यादा नेगेटिव था नहीं, पर एक साल के अंदर ये काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का रेगुलरली बढ़िया है, और 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो वो नेगेटिव आपको शो कर सकता है। आरओई परसेंटेज की बात करी जाए तो पहले काफ़ी नेगेटिव था, और इस बार काफ़ी पॉजिटिव अपने आप को कर लिया है कंपनी ने। वहीं पे आरओसी की बात करी जाए तो वो भी रेगुलरली बढ़ रहा है। ये एक अच्छा और काफ़ी बढ़िया पॉइंट है, जिस पे आप फंडामेंटली आप इसको देख सकते हैं। डेप्ट फ्री मैं इसको कंसीडर तो नहीं करूंगा अभी फिलहाल के बेसिस पे, पर हाँ, जिस डेप्ट ऑन इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, और जिसके कारण ये वन तो नहीं है, और इसको डेप्ट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज हम आगे चेकआउट करेंगे कि ये सही में डेप्ट फ्री कंसीडर करी जा भी सकती है या नहीं। तो प्राइस टू कैश फ्लो की बात करी जाए तो 108 है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करी जाए तो 1.13, और सीएफओ की बात करी जाए तो 0 है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो ऊपर हमने देख ही लिया था, काफ़ी कम था। वहीं पे जो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 68.21%, उसको हटा दें तो बचा प्रमोटर सबसे ज़्यादा, जो कि 24% का है। वहीं पे बात करें डीआरआई की तो 3.51%, और एफएफआई का है 3.3%। ठीक है, तो ये चीज़ें सुन के बड़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेगुलरली इसका जो प्रमोटर होल्डिंग था वो गिर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सितंबर के टाइम में बढ़ा ली। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर को अपने कंपनी में वापस भरोसा होने लगा है, तो कंपनी का उठने का चांसेस है। और वही पे बात की, लिमिटेशन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैंने अभी इसमें चेकआउट कर ही लिया था, तो लिमिटेशन आप देख सकते हो पास्ट 3 साल से इसका जो कंपनी का वर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इसमें आप अगर चेकआउट करोगे तो वही घिसी पिटी चीज़ें मिलेंगी कि इसके आरओई कम है, आरओसी कम है, डेटर्स काफ़ी ज़्यादा है, कंटेंजिबल लाइबिलिटी ज़्यादा है, ईबीडीआई ईबी ईबीआईटीडीए जो मार्जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और नेगेटिव में है। और बात करी जाए तो ये ट्रेडिंग हाई ईवी में चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसको अभी नज़रअंदाज ही करके चलें। मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगा कि नज़रअंदाज करें, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये 3 साल से इसका जो काम है वो पुअर चल रहा है। इसलिए आप इसको अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं वही शेयर्स दिखाता हूँ जो स्टॉक मार्केट में एक रेड अलर्ट में दिख रहे हूँ ज़्यादातर। तो उसमें ये स्टॉक अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये लिमिटेशन घिसी पिटी ही दिखेगी आपको। और वहीं पे बात की जाए स्ट्रॉन्ग डिग्री of operational leverage and average operational leverage standard at 19.78,
तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके वजह से आप सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यहाँ लिमिटेशन भी आपको एक बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख के आगे बढ़े। वहीं बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी अपना सेल्स बढ़ा चुकी है। वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी प्रॉफिट अभी बुक नहीं कर रही। हाँ, पिछली बार 78 करोड़ का लॉस था और इस बार से 60 करोड़ का लॉस है, उल्टा सेल्स बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। पिछली बार सेल्स कम था तब भी लॉस ज़्यादा था, इस बार सेल्स ज़्यादा है और लॉस कम है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अपने आप को सुधार सकती है आगे। और 5 क्वार्टर पहले कंपनी 80 करोड़ का प्रॉफिट देती थी, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी जाए तो उसमें आपको नेट सेल्स जो है वो कम होता हुआ दिखेगा। वहीं पे प्रॉफिट की बात करी जाए तो पहले वो प्रॉफिट जो था 2020 की बात करें तो 388 करोड़ का लॉस चल रहा था, उससे पहले 601 करोड़ का लॉस चल रहा था, पर अब कंपनी 55 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पे ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस पॉजिटिव हो चुका है, तो बहुत अच्छी अच्छी बात है इसमें देखने के लिए अभी तक मिली। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। करंट लाइबिलिटी की बात करी जाए तो करंट लाइबिलिटी 7,900 करोड़ के करीब करीब है, सीधी बात करी जाए तो। बोरोइंग्स कंपनी के 780 करोड़ के करीब करीब है, जो कि पिछली बार से बढ़ चुके हैं। और टोटल रिजर्व की बात करी जाए तो वो भी बढ़ चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि टोटल रिजर्व बढ़े हैं, चाहे कम मात्रा में बढ़े हैं पर बढ़े हैं। करंट लाइबिलिटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है पिछले साल से, तो ये अच्छी बात है। स्टेबल इनका जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल चल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन के हिसाब से। ऊपर से करंट एसेट्स भी पिछले साल के कंपैरिजन के हिसाब से बढ़े हैं। तो इनकी बैलेंस शीट की बात करी जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि काफ़ी कम कंपनियां मिलती हैं जो कि अपना बैलेंस शीट है वो रेगुलर बेसिस पे सेम फंडामेंटल पे लेके चले। हाँ, इसमें और सुधार बाकी है, पर अभी ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे तो शायद आगे जाके बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। नेट कैश फ्लो की बात करी जाए तो हमारे इस ईयर की बात करी जाए तो मार्च 2021 की, जिसमें मतलब ये पिछले साल का क्वार्टर ईयरली रिजल्ट है, तो उस हिसाब से कैश फ्लो पॉजिटिव था, जो कि अच्छी बात है। और बात करी जाए तो पिछले 2 साल जो थे वो नेगेटिव चल रहे थे, और जो चौथा साल था पिछले पिछले 4 साल की बात करी जाए तो उसमें एक ही बार पॉजिटिव आया था और हर बार नेगेटिव ही आपको देखने के लिए मिल रहा था। डिविडेंड कंपनी ने 2015 में ही दिया था। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम इसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, और आप देख सकते हैं उस टाइम फेस वैल्यू अगर 1 रुपये का अमाउंट डिविडेंड में दिया गया था 10% में, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू था 2015 के टाइम में। और बोनस की बात की जाए तो बोनस तो मेरे हिसाब से कंपनी ने कभी दिया नहीं, राइट और स्प्लिट कंपनी ने कभी दिया नहीं। ठीक है, और आप यहाँ पे प्रमोटर्स देख सकते हैं, प्रमोटर कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिलायंस विंड टर्बाइन और रिलायंस कैपिटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन इनके प्रमोटर्स हैं। वहीं पे हम इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो इन्वेस्टर आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर काफ़ी कम है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, जो HDFC ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और तो ये एक अच्छी बात है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसका रेटिंग एज रिसर्च अमाउंट जो रिपोर्ट है वो सिर्फ HDFC ने ही निकाल रखा है। वहीं पर कंपनी प्रेजेंटेशन 2019 का ही आपको मिल सकता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें चेकआउट करवा सकता हूँ, और अगर कुछ ज़्यादा कमेंट्स आए इस बारे में तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप चाहें तो मैं इसकी लिंक भी आपको दे सकता हूँ इन द चैट बॉक्स। तो एनुअल रिपोर्ट्स की बात छोड़ते हैं, अब बात करते हैं कि हम डायरेक्टली कंपनी में क्या अच्छी बात थी क्या बुरी बात थी। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी बुक वैल्यू से कम ट्रेड कर रही है। कंपनी की अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ चुकी है। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी भी डेब्ट फ्री मानी जा सकती है। अभी भी जो इसका फेस वैल्यू है वो ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं है। वहीं पर बात करी जाए तो मार्केट कैप भी सही है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो रेगुलरली मेंटेन करती हुई चल रही है। और लूप फॉल्स की बात की जाए तो EPS ROC ROE ये सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही है। EBITDA की बात करी जाए तो वो भी नेगेटिव चल रहा है। EV की बात करी जाए तो वो भी नेगेटिव चल रहा है। और बात करी जाए कंपनी अभी डिविडेंड देती नहीं है, 2015 के बाद कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया। 3 साल के फंडामेंटल देखें तो वो सारी चीज़ें इसकी खराब चल रही हैं। तो आपको इसमें क्या बढ़िया लगा क्या खराब लगा ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिंक से अपने ग्रो और अपस्टॉक का अकाउंट बनाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शेयर के साथ जिसमें आपको एक मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने